गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कार्बनिक यौगिकों का विश्लेषण एवं शुद्धिकरण अध्याय में शोधन के पश्चात उनके तत्वों का पता करना यानी गुणात्मक विश्लेषण, फिर भारात्मक विश्लेषण कर चुके हैं, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और अब हम इसके अणुभार के निर्धारण के विषय में अध्ययन करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के विश्लेषण के लिए जब हम कार्बनिक यौगिकों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब पता कर लेते हैं, शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेते हैं, उसके कंपोजिशन को ज्ञात कर लेते हैं, तो उसके पश्चात हमें आवश्यकता होती है उसके अणुभार के निर्धारण की, जिससे कि हम उसका सही संरचना को प्राप्त कर सकें। अणुभार निर्धारण की कुछ विधियां हैं और उन विधियों में से सबसे पहले कुछ विधियों के नाम मैं लिख रहा हूं। इनमें से इन विधियों की सहायता से हम अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें से पहला है सिल्वर लवण विधि। दूसरा क्लोरो प्लेटिनेट विधि। क्लोरोप्लेटिनेट विधि को प्लेटिनी क्लोराइड भी कहते हैं। तीसरी विधि है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा अणुभार का आकलन। फिर नेक्स्ट विक्टर मेयर विधि। इसके पश्चात अणु संख्या गुणधर्म, प्रत्येक पदार्थों के कुछ अणु संख्या गुणधर्म होते हैं, उसके द्वारा भी अणुभार का ज्ञात किया जा सकता है। अणु संख्या गुणधर्मों के उपयोग द्वारा एवं आयतनात्मक विधि। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 6 विधियों के माध्यम से हम कार्बनिक यौगिकों के अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं। 11वीं कक्षा के आपके सिलेबस में 3 विधियों के विषय में साधारण जानकारियां दी गई हैं, तो हम सबसे पहले सिल्वर लवण विधि के विषय में बात करेंगे, इसके पश्चात क्लोरोप्लेटिनेट विधि के बारे में और फिर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर विधि के बारे में। इन विधियों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनके द्वारा अणुभार का निर्धारण किया जा सकता है। मैं इसे मिटाता हूं और हम सबसे पहले सिल्वर लवण विधि को लेते हैं। सिल्वर लवण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि हम कार्बनिक यौगिक को सिल्वर लवण में परिवर्तित कर लेते हैं। सिल्वर लवण विधि सिर्फ कार्बनिक अम्लों के अणुभार निर्धारण में प्रयुक्त होती है।
सिल्वर लवण विधि के द्वारा हम सिर्फ कार्बनिक अम्लों के अणुभार का निर्धारण करते हैं। इस विधि में इस सिद्धांत पर आधारित है कि हम कार्बनिक अम्ल का सिल्वर लवण के साथ में अभिक्रिया करते हैं, जिससे कि वह कार्बनिक अम्ल सिल्वर लवण में परिवर्तित हो जाए। ये कोई कार्बनिक अम्ल है। इस कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया हम सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उस अम्ल का सिल्वर लवण प्राप्त हो जाता है। इस सिल्वर लवण को गर्म करने पर, ये गर्म करने से संबंधित संकेत है, सिल्वर लवण को गर्म करने से हमें सिल्वर के अवक्षेप सिल्वर पृथक हो जाता है एवं सिल्वर को क्रूसिबल में सिल्वर को क्रूसिबल में गर्म करके प्राप्त कर लेते हैं और इसे सुखा लेते हैं और इसका द्रव्यमान तौलकर ज्ञात कर लेते हैं। सिल्वर लवण का भी द्रव्यमान हम तौलकर ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमें इसकी गणना करते समय प्रयुक्त करना होगा। तो सिल्वर लवण विधि का सिद्धांत यह है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिल्वर लवण अर्थात जिन कार्बनिक अम्लों को सैंपल के रूप में हम लेते हैं और जिसका अणुभार का निर्धारण करना है, उसे हम सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करने पर एक हाइड्रोजन को ये सिल्वर का परमाणु सिल्वर तत्व उसको पृथक कर देता है और उसके स्थान पे स्वयं जुड़ जाता है और इस प्रकार RCOAg अर्थात सिल्वर का एक लवण प्राप्त हो जाता है। सिल्वर लवण को गर्म करने के बाद हमें सिल्वर शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। अब हम विधि को देखते हैं। सबसे पहले कार्बनिक अम्ल को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर जो अम्ल है वो अमोनियम लवण में परिवर्तित हो जाता है। अमोनियम लवण में परिवर्तित करने के पश्चात हम इसे सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करते हैं और इस प्रकार सिल्वर लवण प्राप्त कर लेते हैं। इसे अधिक गर्म करने पर जो अतिरिक्त अमोनिया है वो उस प्रक्रिया से बाहर कर दी जाती है और सिल्वर लवण का वेट ज्ञात कर लिया जाता है, इसे तौलकर ज्ञात कर लिया जाता है। इसके पश्चात सिल्वर लवण को भी हम गर्म करते हैं तो हमें सिल्वर प्राप्त हो जाता है। अब हम इसकी गणना करते हैं और गणना के द्वारा हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिल्वर और सिल्वर लवण की सहायता से जो कार्बनिक अम्ल हमने लिया हुआ है सैंपल के रूप में उसका अणुभार ज्ञात कर सकें। मैं इसे मिटाता हूं और इसके पश्चात हम गणना के पदों को देखते हैं। इस विधि में विशेष रूप से हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि यह सिर्फ कार्बनिक अम्लों के अणुभार निर्धारण के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि कार्बनिक क्षारों के लिए एक अन्य विधि भी है जिसके बारे में हम इसके बाद देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम इसकी गणना देखते हैं।
इस विधि में प्राप्त सिल्वर लवण का भार ज्ञात कर लेते हैं। तो हम मान सकते हैं, माना हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसे मैं पहले लिखना चाहूंगा। सिल्वर लवण का तुल्यांक भार बटे सिल्वर का तुल्यांक भार बराबर सिल्वर लवण का भार बटे सिल्वर का भार। इस सूत्र की सहायता से हम सबसे पहले सिल्वर लवण का तुल्यांक भार निकालते हैं और फिर आवश्यक अणुभार निकालने के लिए हम अम्ल का अणुभार ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं वो प्रोसेस से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सिल्वर माना, हम इसमें मान लेते हैं, माना सिल्वर लवण का भार बराबर W ग्राम है। ये सिल्वर लवण का भार हमको प्राप्त होगा जब हम इस प्रक्रिया में सिल्वर में लवण में परिवर्तित कर रहे थे अम्ल को, तो हमको RCOOAg प्राप्त हुआ था। वो सिल्वर लवण था जिसको हम तौलकर प्राप्त कर सकते हैं। बाद में गर्म करने पर हमको सिल्वर लवण का भार सिल्वर मिलेगा और उसका भी हम भार ज्ञात कर सकते हैं। तो माना सिल्वर का भार बराबर m ग्राम। इसे x भी मान सकते हैं, इसे हम x ले लेते हैं। फिर अभी सिल्वर का तुल्यांक भार 108 के इक्विवेलेंट होता है। अब सिल्वर लवण का तुल्यांक भार हम एग्जैक्टली अभी ले नहीं सकते, क्योंकि हमने कौन से अम्ल का सैंपल लिया था उस पर डिपेंड करता है कि इसका तुल्यांक भार क्या होगा। लेकिन चूंकि सिल्वर यानी Ag का तुल्यांक भार उसके परमाणु भार के इक्विवेलेंट होता है, जो कि 108 के बराबर है, तो इसलिए हम इतने जानकारियों को हम इस फार्मूले में शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे मान को रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इस सूत्र में मान रखने पर हम क्या कैसे लिख सकते हैं। इसे फिर मिटाया जाता है। हमें जो नीचे प्रेक्षण से प्राप्त मान को जब हम यहाँ रखते हैं तो हमें मिलेगा सिल्वर लवण का तुल्यांक भार ओवर सिल्वर का तुल्यांक भार, जैसे कि हमने 100 जो कि 108 होता है, बराबर सिल्वर लवण का भार हमने माना हुआ था W और सिल्वर का भार हमने माना हुआ था X। इस समीकरण से हम एक स्टेप आगे बढ़े तो हम सिल्वर लवण का तुल्यांक भार, ये तू का मतलब तुल्यांक भार है, तुल्यांक और ये भार बराबर हम लिख सकते हैं 108 इंटू W अपॉन X। यह सिल्वर लवण का तुल्यांक भार हुआ। अब हम इससे आगे की गणना में जाते हैं। इसे मिटाता हूं मैं। हमने इससे पहले देखा था मैं कुछ थोड़ा पीछे की बातों को लेता हूं कि जो अम्ल हमने लिया था वो इस प्रकार था और इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करी थी, जिससे कि ये सिल्वर इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा था। अर्थात हमें मिल रहा था सिल्वर लवण के रूप में ये कंपाउंड मिल रहा था, जिसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है।
तो हमें अम्ल का अणु भार निकालना है, इसलिए हम अम्ल के संदर्भ में बात करें तो कार्बनिक अम्ल का तुल्यांक भार बराबर E, मानते हैं हम कार्बनिक अम्ल का तुल्यांक भार E है। अब सिल्वर लवण का तुल्यांक भार हमने इतना प्राप्त किया हुआ है, लेकिन यहां हम देखते हैं कि कार्बनिक अम्ल का तुल्यांक भार में एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो कार्बनिक अम्ल का तुल्यांक भार हो जाएगा E-1। इसमें से एक हाइड्रोजन जिसका तुल्यांक भार 1 होता है, ये माइनस हो गया। और अब हम अगर सिल्वर लवण का तुल्यांक भार लिखें तो सिल्वर लवण में एक सिल्वर जुड़ गया है, एक हाइड्रोजन के निकलने के बाद एक सिल्वर का परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए इस अम्ल के तुल्यांक भार E में से एक माइनस करने पर हमको ये स्थिति प्राप्त होगी एक प्रकार से। और इसमें हम सिल्वर को जब जोड़ते हैं तो सिल्वर का तुल्यांक भार 108 है, इसलिए अब हम लिख सकते हैं E-1 प्लस 108। अर्थात मैं इस फिगर को मिटा रहा हूं यहां से, कार्बनिक अम्ल का तुल्यांक भार E कब, जब हाइड्रोजन के विस्थापन के बाद, इसलिए मैं यहां एक चीज और लिख देता हूं, हाइड्रोजन के विस्थापन पर कार्बनिक अम्ल का तुल्यांक भार बराबर E-1। तो सिल्वर लवण का तुल्यांक भार हो जाएगा E-1 प्लस 108 यानी E प्लस 107। इसे हम आगे हल करेंगे तो ये प्लस 108 और -1 मतलब प्लस 107। तो कार्बनिक सिल्वर लवण का तुल्यांक भार हो जाएगा E-107। अब हम अपने उस सूत्र में मान रखते हैं जो कि हमको मिला था, सिल्वर लवण का तुल्यांक भार बराबर 108 W/X। अब सिल्वर लवण का तुल्यांक भार हमें प्राप्त हुआ E-107, तो इस वैल्यू को हम यहां रखें तो हम लिख सकते हैं E-107 बराबर 108 इंटू W/X, जहां पर E क्या है, E कार्बनिक अम्ल का तुल्यांक भार है, E कार्बनिक अम्ल का तुल्यांक भार, E मतलब इक्विवेलेंट वेट से हमने यहां E लिया हुआ है। इसे मिटाते हैं हम, इस समीकरण को आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा E, फिर से लिख रहा हूं मैं इसे एक बार, इक्वल टू E इक्वल टू 108 इंटू W/X माइनस 107। ये इक्विवेलेंट वेट है अम्ल का, कार्बनिक अम्ल का। तुल्यांक भार बराबर W/X इंटू 108 माइनस 107। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 108 को हमने यहां भी लिख सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। अब एक टर्म आता है अम्ल की क्षारकता। अगर हमें अणुभार ज्ञात करना है, चूंकि हम जो अणुभार का निर्धारण कर रहे हैं, तो कार्बनिक अम्ल का अणुभार बराबर
तुल्यांकी भार गुणित अम्ल है तो उसकी क्षारकता का गुणा कर देते हैं। ये क्षारकता क्या होती है? किसी अम्ल में जितने भी हाइड्रोजन आयन वह देकर आयन बनाता है, यानी वो अभिक्रिया करने के लिए जितने हाइड्रोजन आयन को शिफ्ट कर सकता है, दे सकता है, त्याग कर सकता है, वह उसकी क्षारकता होती है। जैसे कि HCl में एक हाइड्रोजन आयन होता है जो कि वो दे सकता है, इसलिए HCl अम्ल की क्षारकता 1 होती है। लेकिन H2SO4 में 2 हाइड्रोजन होते हैं और जब ये आयनित होता है तो 2 हाइड्रोजन प्लस आयन ये दे सकता है। सल्फेट आयन बनता है और 2 हाइड्रोजन प्लस आयन बनते हैं, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता 2 होगी, जबकि इसके विपरीत HCl की क्षारकता 1 होगी, क्योंकि वो 1 हाइड्रोजन आयन दे सकता है अभिक्रिया के समय। तो ये जो संख्या है क्षारकता की 2 सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए 1, ये क्षारकता की संख्या कहलाती है, जिसे हम N से भी डिनोट करते हैं। इसी क्षारकता की संख्या को तुल्यांकी भार से गुणा करने पर हमें अणुभार प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम आगे लिख सकते हैं कार्बनिक अम्ल का अणुभार बराबर तुल्यांकी भार। ये जो तुल्यांकी भार हमें प्राप्त हुआ ये है W/X × 108 - 107 × N। तो बच्चों हम इस सूत्र की सहायता से कार्बनिक अम्ल के अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो हम जिस विधि को देख रहे हैं जिसमें अणुभार का निर्धारण कर रहे हैं सिल्वर लवण विधि से, इस पे आधारित एक आंकिक प्रश्न को हम देखते हैं कि कैसे इस सूत्र की सहायता से उस दिए गए कार्बनिक अम्ल का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए मैं इसको मिटाता हूं यहाँ पे थोड़ा। हम एक प्रश्न लेते हैं, किसी त्रिक्षारकी अम्ल के (0.607 ग्राम सिल्वर लवण के दहन से (0.37 ग्राम धात्विक सिल्वर प्राप्त होता है। अम्ल का अणुभार ज्ञात करो। ये प्रश्न है।
तो हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखते हैं कि हमारे दिए गए सूत्र के आधार पे जो दी गई जानकारियां हैं उसे हम इस फॉर्मूले में रखकर हम उस कार्बनिक अम्ल का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न में कौन कौन सी जानकारियां दी गई हैं। अब देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है किसी त्रिक्षारकीय अम्ल। ये त्रिक्षारकीय अम्ल से तात्पर्य यहाँ पर ये जो अम्ल है इसमें 3 हाइड्रोजन आयन देकर अभिक्रिया करता है वो, अर्थात इसकी क्षारीयता 3 है। तो प्रश्न से प्रश्न में दी गई जानकारी से n बराबर प्राप्त हुआ 3। त्रिक्षारकीय अम्ल है अर्थात उसकी क्षारकता 3 है, अर्थात n बराबर 3। आगे बढ़ते हैं हम। अम्ल के 0.607 ग्राम सिल्वर लवण। तो यहाँ पे सिल्वर लवण का भार दिया हुआ है और ये सिल्वर लवण का भार होता है W, अर्थात W बराबर 0.607। तो सिल्वर लवण का भार हो गया 0.607 ग्राम। एक अन्य हिस्सा है X जो है वो सिल्वर तत्व का भार था, जो हम जब उसको तात्विक रूप में प्राप्त करते हैं और उसको वे करते हैं, उसका भार ज्ञात करते हैं। तो X बराबर जानकारी दी गई है, X बराबर 0.37 ग्राम। तो इस प्रकार सूत्र में जो 3 राशियां W, X और N जिनकी आवश्यकता हमें थी वो हम अब हमारे प्रश्न से प्राप्त कर लेते हैं। अब इस वैल्यू को हम अपने सूत्र में रखते हैं। इसे मिटाता हूं मैं यहां पे। सूत्र में मान रखने पर हम देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। तो कार्बनिक अम्ल का अणु भार बराबर W/X। W का मान 0.607 ओवर X का मान है 0.37 ग्राम इंटू 108 ऋण 107। इस गणितीय व्यंजक को जब हम हल करेंगे तो हम इसमें पाते हैं कि 210.5, सॉरी यहाँ पे n का वैल्यू हमने यहाँ रखा नहीं, n का मान है 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3, n के स्थान पे यहाँ पे 3 आ गया। और जब हम इसे हल करते हैं आगे तो हम देखते हैं इसका मान आता है 210.5, अर्थात हमने जो कार्बनिक अम्ल सैंपल के रूप में लिया था जिसका हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना था वो 210.5 प्राप्त होता है। इस तरीके से हम सिल्वर लवण विधि के माध्यम से किसी कार्बनिक अम्ल के अणुभार की गणना कर सकते हैं। इसे मिटाता हूं मैं। बच्चों, एक बात आप लोग से हम कहना चाहते हैं कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं यानी आंकिक प्रश्न हैं, प्रत्येक विधि से संबंधित हो चाहे किसी कंसेप्ट यानी अवधारणा से संबंधित हो, उन्हें आप जरूर बनाएं, क्योंकि उसको बनाने से हम उस थ्योरी को, सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया और इसका अभ्यास करने की ज़्यादा ज़रूरत है और यह हमें इस सिद्धांत को समझने में मदद करेगा। अब हम एक दूसरी विधि देखते हैं जिसका नाम है
प्लेटिनेट विधि। इससे पहले हमने सिल्वर लवण विधि देखा था, जो कि सिर्फ कार्बनिक अम्लों के अणुभार के निर्धारण के लिए प्रयुक्त होती थी। अब यदि हम जिस कार्बनिक यौगिक को ले रहे हैं वो कार्बनिक क्षार है, तो हम उसकी अणुभार की गणना कैसे करेंगे? वो सिल्वर लवण विधि से तो प्राप्त किया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो तो विशेष रूप से कार्बनिक अम्लों के लिए उपयोगी थी। तो यदि कार्बनिक क्षार के अणुभार का मापन करना है, उसे ज्ञात करना है, तो हम क्लोरोप्लेटिनेट विधि का प्रयोग करते हैं। यह विधि कार्बनिक क्षार हेतु उपयोगी होती है। हम इसका सिद्धांत देखते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करती है। क्लोरोप्लेटिनेट विधि इस सिद्धांत पे कार्य करती है कि किसी कार्बनिक क्षार की अभिक्रिया हम क्लोरोप्लेटिनम अम्ल के द्वारा करते हैं, जिससे कि एक अविलेय लवण बनता है। क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल यानी H2PtCl6, इसकी अभिक्रिया कार्बनिक क्षार से की जाती है। कार्बनिक क्षार से अभिक्रिया करने के बाद हमें एक अविलेय क्षारीय लवण प्राप्त होता है। जिसे हम B2H2PtCl6 ले सकते हैं। ये अम्ल है और ये क्षार को प्रदर्शित करता है, क्षार के तुल्यांक को प्रदर्शित करता है। B यानी बेस से हम लिए इसको, और ये क्षारीय तुल्यांक को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार कार्बनिक क्षार की अम्ल से अभिक्रिया करके हम एक अविलेय लवण प्राप्त कर लेते हैं। इस अविलेय लवण को गर्म करके प्लेटिनम तात्विक अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि हम एक क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल की कार्बनिक क्षार से अभिक्रिया करके, जिसके अणुभार निर्धारण के लिए ये विधि उपयोगी है, हम अविलेय क्षारीय लवण प्राप्त करते हैं। और जो लवण प्राप्त होता है उससे गर्म करने पर हमें प्लेटिनम धातु तात्विक अवस्था में प्राप्त हो जाती है। इस प्लेटिनम धातु का द्रव्यमान हम नोट कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, इसको वे कर लेते हैं, और इस प्लेटिनम लवण का भी भार हम ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों के भार को ज्ञात करने के पश्चात आवश्यक सूत्र के उपयोग से हम कार्बनिक क्षार के अणुभार का निर्धारण कर लेते हैं। हम जिन सूत्र का प्रयोग इस विधि में करते हैं वो इस प्रकार है। प्लेटिनम लवण का अणुभार ओवर प्लेटिनम का परमाणु भार बराबर प्लेटिनम लवण का भार अपॉन प्लेटिनम का भार। यहां पे प्लेटिनम लवण का भार और प्लेटिनम का भार हम उपकरण के माध्यम से तौलकर ज्ञात कर लेते हैं।
प्लेटिनम का परमाणु भार निश्चित है जो कि 195 होता है, और प्लेटिनम लवण का अणुभार हमें ज्ञात करना होता है, क्योंकि हमने कौन सा कार्बनिक क्षार लिया हुआ है ये इस पर निर्भर करता है कि उस कार्बनिक क्षार का अणुभार क्या होगा। अब हम इसके आगे की प्रक्रिया, इस मान को आगे रख के हम देखते हैं। प्लेटिनम लवण जो हमें प्राप्त हुआ था वह था B2H2PtCl6। इसका अणुभार इस प्रकार लिखा जा सकता है, यह क्षार की अम्लीयता है, इक्विवेलेंट वेट E है ये, तो हम इस क्षार के इक्विवेलेंट वेट को ले सकते हैं 2E प्लस हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, इसलिए 2 हाइड्रोजन के लिए 2 × 1 = 2। प्लेटिनम का परमाणुक द्रव्यमान 195 होता है, 195, हम उसे यहाँ लिख सकते हैं। एक क्लोरीन तत्व का परमाणु भार 35.5 होता है, और यहाँ 6 क्लोरीन के परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए हम 6 × 35.5 करें तो हमें यहाँ पे 213 प्राप्त होगा। इन सब को हम जोड़ें तो हमें मिलेगा 2E प्लस 410, 410। तो प्लेटिनम लवण का अणुभार यहां पर हमें 2E प्लस 410 प्राप्त होता है। प्लेटिनम का परमाणु भार 195 हमें पता है, और ये चीजें हमें प्रयोग के दौरान परीक्षण से प्राप्त होंगी। माना प्लेटिनम लवण का भार बराबर W ग्राम है, एवं प्लेटिनम तत्व का भार हमें X ग्राम माना। अब इन 3 जानकारियों को हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं और आगे की गणना कर सकते हैं। इसलिए मैं इस मान को यहां रखता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंप्लाइज दैट, सूत्र में हम मान रखते हैं प्लेटिनम लवण का अणुभार हो गया 2E धन 410, प्लेटिनम का परमाणु भार 195, 195 इक्वल टू प्लेटिनम लवण का भार हमने माना हुआ है W। ये निर्भर करता है कि हमने शुरू में कार्बनिक तत्व यौगिक का सैंपल कितना लिया है, और ज़्यादा लेंगे तो उसमें ज़्यादा मात्रा में हमको प्लेटिनम लवण का भार लवण मिलेगा, और उतना ही ज़्यादा प्लेटिनम मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे प्रयोग पे। और प्लेटिनम तत्व का भार बराबर X। इसको हम आगे गणना करते हैं। तो हमें मिलेगा 2E प्लस 410 ओवर 195 इक्वल टू W अपॉन X, implies that 2E plus 410 इक्वल टू W अपॉन X इंटू 195, implies that 2E इक्वल टू, यहां हम देख रहे हैं ये हर में है, ये तिरक गुणा होके यहां चला गया 195। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 410 का पक्षांतर करते हैं, तो ये प्लस 410 राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में जाकर घट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो W अपॉन X इंटू 195 माइनस 410, या E इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो हम अगले स्टेप में इसे हर में ला सकते हैं, अर्थात 1/2
W/X इंटू 195 माइनस 410। तो ये इक्विवेलेंट वेट है क्षार का, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था। जो B2PtCl6 लिया था हमने, ये कार्बनिक क्षार से प्लेटिनम क्लोराइड, हाइड्रोप्लेटिनम क्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त हुआ था, जो क्षार युक्त लवण था ये। और इसमें ये B जो है वो बेस है, क्षार है, जिसका इक्विवेलेंट वेट E था। यानी जो कार्बनिक क्षार हम इस विधि के लिए लेते हैं सैंपल के रूप में, उस क्षार का तुल्यांकी भार है ये। तो ये E अर्थात हो गया क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार हमें प्राप्त हो गया। और हम जानते हैं कि तुल्यांकी भार में अगर हम उसकी अम्लता या क्षारकता का गुणा करें तो हमें अणुभार प्राप्त हो जाता है। अणुभार बराबर तुल्यांकी भार गुणित अम्लता या क्षारकता। आपको याद होगा इससे पहले जो हमने सिल्वर लवण विधि का प्रयोग किया था, उसमें हमने क्षारकता शब्द का इस्तेमाल किया था। अम्ल के मामले में, जैसे कि सिल्वर लवण विधि में कार्बनिक अम्लों का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है, और अम्लों में जो हाइड्रोजन आयन की संख्या होती है जिसे वो दे सकता है, उसे क्षारकता कहते हैं, अम्ल की क्षारकता। और क्षार के मामले में उसे हम अम्लीता कहते हैं, तो क्षार की अम्लीता। तो इस विधि में हम क्षार का अणुभार ज्ञात कर रहे हैं, अतः उस क्षार के जो क्षार के लिए आवश्यक हाइड्रोक्सिल आयन वो देता है, तो जितने हाइड्रोक्सिल आयन वो दे सकता है वो उसकी अम्लीता कहलाएगी। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारकता 1 होगी, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह जब आयनित होगा तो कैल्शियम प्लस प्लस आयन बनाएगा और साथ में 2 हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीता 2 होगी। तो इस विधि में हम विशेष रूप से क्षार के लिए अम्लीता का प्रयोग करेंगे, जिसे कि हम N मान लेते हैं। तो अब हम इसे आगे इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षार का अणुभार बराबर तुल्यांकी भार E गुणित अम्लीता N। तो हमारा नया जो व्यंजक प्राप्त होगा क्षार के अणुभार के लिए वो होगा 1/2, E का मान है जो 1/2 W/X इंटू 195 माइनस 410 इंटू N। इस सूत्र की सहायता से हम क्लोरोप्लेटिनेट विधि के द्वारा किसी कार्बनिक क्षार की अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं। तो इन 2 विधियों के माध्यम से हम अणुभार की गणना कर सकते हैं। इसके अगले अध्याय में हम इनसे संबंधित एक न्यूमेरिकल देखेंगे और इसके बाद एक और विधि को हम देखेंगे जो अणुभार के निर्धारण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। धन्यवाद।